Hello students, good morning. MA 4 semesters, Political Science. मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके समक्ष हूँ। आज से आप लोगों को MA 4 सेमेस्टर्स के जो सिलेबस हैं और उनके जो पेपर्स हैं उसके बारे में उसके क्लासेज होंगे। जिस प्रकार से आप सभी MA फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर, MA सेकंड सेमेस्टर में 4 पेपर, MA थर्ड सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़े, उसी प्रकार फाइनल 4 सेमेस्टर में भी आप लोगों को 4 पेपर ही पढ़ना है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 4 सेमेस्टर के लिए 3 ग्रुप निर्धारित है, ABC। जिसमें हमारे कॉलेज में ग्रुप B पढ़ाया जाता है। इसमें इंडियन पॉलिटिक्स है, जिसका 13वां पेपर है डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र। पेपर 14 है फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में संघवाद। पंद्रहवां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। और लास्ट 16वां पेपर है पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, बिहार की राजनीति। मैं आप लोगों को पेपर 15वां पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया बताने का प्रयास करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के क्या इतिहास हैं उसके बारे में बताएंगे। पंचायती राज सिस्टम का इतिहास भारत में कैसा रहा है, किस स्वरूप में रहा है, उसके बारे में हम लोग
देखेंगे। अतीत में, पास्ट में भारत में पंचायतें तो थी, लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं थी, डेमोक्रेटिक नहीं थी। प्राचीन भारत में पंचायतें मौजूद थी, लेकिन वह लोकतांत्रिक नहीं थी, डेमोक्रेटिक नहीं थी। इन पंचायतों में समाज के उच्च वर्गों का ही बोलबाला था। समाज के जो हायर क्लास थे, उनका ही इन पंचायतों में दबदबा था, बोलबाला था, वर्चस्व था। लेकिन समय के साथ साथ उनके नेचर, स्वरूप और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में पंचायतों को बड़ा धक्का लगा, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत से भारत को आज़ादी मिलने के बीच ब्रिटिश काल में पंचायतों के ऊपर ध्यान दिया गया। लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव, 1919 का रॉयल आयोग आदि विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। संविधान सभा के सदस्य भी पंचायतों को संविधान में रखने के लिए एक मत नहीं थे। उनमें भी इस संबंध में काफी मतभिन्नता थी। गांव हमेशा, विलेज जो है, हमेशा सामाजिक और आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई के साथ साथ अतीत से ही प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्था रही है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति जो है, संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। महात्मा गांधी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 व्यक्तियों की सभा से लिया है। आप इसके इतिहास को देखेंगे तो कई रोचक बातें आपको दिखेंगी। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में आदर्श गांव की चर्चा की है।
इससे पता चलता है कि मध्य युग में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था का चलन था। गांवों की जमीन व अर्थ संपत्ति की देखरेख श्रेष्ठियों द्वारा होती थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक इस व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया गया। मुगल शासकों ने प्रचलित विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया। इतिहासकार लिखते हैं कि मुस्लिम सल्तनतों ने भारत की परंपरागत ग्राम संस्थाओं का उपयोग करना ही उचित समझा, लेकिन जब मुगलों ने अपने पैर भारत की जमीन पर अच्छी तरह जमा लिए तो उन्होंने जागीरदारी प्रथा शुरू कर दी। इस प्रथा में जागीरदार राजस्व एकत्र करता था। जागीरदार जो होता था वह राजस्व को जमा करता था। इससे परंपरागत ग्रामीण स्वशासन का आभास होता है। विकेंद्रीकृत प्रशासन के अधिकांश कार्य और अधिकार भूस्वामियों और सरकारी अफसरों को हस्तांतरित कर दिए गए। जागीरदारों ने ग्रामीण जीवन के ताने बाने में स्वशासन की पंचायती व्यवस्था को जो भी तत्व थे उनका विनाश शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासनकाल में जो पंचायतों की जो स्थिति थी उसका भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही भारतीयों को कोई शक्ति या उत्तरदायित्व देने के पक्ष में नहीं थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को किसी भी प्रकार की शक्ति और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे, अंग्रेज लोग मानते थे कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वह प्रजातांत्रिक संस्थाएं चलाने के योग्य नहीं हैं, प्रजातांत्रिक संस्थाएं चलाने के अयोग्य हैं। ब्रिटिश शासन काल में ग्राम समुदाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों पर पकड़ कम होती गई। भूमि और उसके उत्पादन पर नियंत्रण घटता गया। परंपरागत स्थानीय स्वशासन के जो कुछ भी अवशेष मुगल काल में बचे थे वे ब्रिटिश काल में समाप्त हो गए। यानी जो भी चिन्ह थे, जो भी इतिहास था पंचायती राज व्यवस्था का मुगल साम्राज्य के समय का, वह ब्रिटिश शासन में समाप्त हो गया। लेकिन यह भी सच है कि ब्रिटिश शासन काल में ही कुछ समय के बाद पंचायतों का नया रूप सामने आया, जिसे पंचायतों का पुनः उदय होना भी कहा जा सकता है, जिसे पंचायतों को की पुनर्जागृति भी कही जा सकती है, और आधुनिक पंचायत व्यवस्था का आरंभ भी। ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतों के
पुनः उदय होने के पीछे 3 भाग विद्यमान हैं। 1687 से 1882 तक का काल, 1883 से 1919 तक का काल और 1919 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का काल। 28 सितंबर 1687 को 28 सितंबर 1687 को क्राउन की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ने मद्रास काउंसिल को मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गठित करने की सलाह देते हुए लिखा था कि लोग कंपनी द्वारा लगाए गए कर के रूप में 1 पैसा भी देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन स्वेच्छा से 5 शिलिंग भी दे दें, बशर्ते कि इसे उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए खर्च किया जाए। बाद में यहाँ कॉरपोरेशन बनाने के पीछे अंग्रेज़ों का लक्ष्य लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना, उन्हें शासित करना और अपराध तथा न्याय के बारे में एक व्यवस्था कायम करना था। मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन करके अंग्रेज जो है भारत में लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते थे, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको अवेलेबल कराना चाहते थे और इसी माध्यम से वह उन पर शासन भी करना चाहते थे और अपराध और न्याय, क्राइम और जस्टिस के बारे में जो है एक व्यवस्था बनाना चाहते थे। इस प्रकार 1688 में कॉरपोरेशन अस्तित्व में आई, लेकिन यह ऑटोनोमस बॉडी नहीं बन पाई, स्वायत्त शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकी, क्योंकि लोगों ने कॉरपोरेशन द्वारा कर लगाने का विरोध किया। 1726 में कलकत्ता, उस समय कलकत्ता ही नाम था, आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, और बम्बई, आज का मुंबई, उस समय का बम्बई में तथा पुनः मद्रास में नगरपालिका के गठन के लिए दूसरा म्युनिसिपल चार्टर जारी किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इसमें प्रावधान किया गया था कि नगरपालिका का एक मेयर तथा 9 सदस्य होंगे, जिनमें 7 अंग्रेज होंगे। इन नगरपालिकाओं के गठन का लक्ष्य जो है मुख्यतः न्यायिक कार्यों का संपादन था। इन नगरपालिकाओं के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वह जस्टिस से संबंधित कार्यों को इम्प्लीमेंट करना था। इसके बाद 1793 में संवैधानिक रूप से चार्टर अधिनियम के द्वारा मद्रास, कोलकाता और मुंबई में नगरपालिकाओं का गठन किया गया। इनके मुख्य कार्य थे कर लगाकर कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा संपत्तियों का रखरखाव करना। 1842 में पहला नगरपालिका अधिनियम केवल बंगाल के लिए पारित किया गया, लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ, अतः इसे समाप्त कर 1850 में दूसरा नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि इसे ऐच्छिक रूप से किसी भी नगर में
लागू किया जा सकता है। लेकिन ये सभी प्रयास जो नगरीय प्रशासन स्थापित करने के लिए हुए, लेकिन ग्राम पंचायतों पर इस संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जितने भी प्रयास हो रहे थे वह सिटी में हो रहे थे, न कि गांव में, शहरों में हो रहे थे। विलेज के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। ग्रामों के विकास की ओर सबसे पहला ध्यान 1863 में शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के बाद दिया गया। इस रिपोर्ट में भारतीय गांवों की साफ सफाई संबंधित दुर्दशा के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि गांवों की स्वच्छता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम पारित किए गए। 14 दिसंबर 1870 को लॉर्ड मेयो ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए काउंसिल में प्रस्ताव स्थापित करने का पहला प्रयास किया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना तथा वित्तीय साधन जुटाना था। लॉर्ड रिपन जो 18 मई 1882 में लागू हुआ, लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्वायत्त शासन की संस्थाएं स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रस्ताव में स्वायत्त शासन की संस्थाओं के विकास तथा लोगों की आशा और अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कुछ ठोस एवं व्यवहारिक प्रावधान थे। इसमें स्वायत्त शासन की संस्थाएं स्थापित करने के लिए जिन प्रावधानों को आधार बनाया गया वह काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसमें कहा गया नंबर 1 कि गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किसी भी हाल में सरकारी सदस्य कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होंगे। गैर सरकारी सदस्य लोगों द्वारा चुने जाएंगे। जहां तक संभव होगा जनप्रतिनिधि ही बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव को अमल में लाएंगे। इसमें जितने भी बातें थी वह व्यवहारिक थी और उसमें विकास के लक्षण नज़र आते थे। इस प्रस्ताव में ताल्लुक और तहसील को इकाई बनाया गया था, यानी एक क्षेत्र को 10-20 गांव के एक क्षेत्र को एक इकाई बनाया गया। इसमें गांव के स्तर पर स्वायत्त संस्थाओं के गठन की बात कही गई। यह ठीक है कि लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो सका, उस पर काम नहीं हो सका, पर उन्हें भारत में स्वायत्त शासन की संस्थाओं का जनक कहा जा सकता है। तमाम अवरोधों के बावजूद उनके प्रस्ताव से पंचायती संस्थाओं के गठन की दिशा में
थोड़ी बहुत प्रगति हुई, पर 19वीं शताब्दी के अंत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रभावहीन कर दिया। कर्जन की सोच थी कि भारतीयों को शक्ति और उत्तरदायित्व देना बेकार है, क्योंकि वे शासन करना नहीं जानते। कर्जन के काल में विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रगति का प्रश्न ही नहीं था। उल्टे सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। विकेंद्रीकरण कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण को, शक्ति एक जगह से दूसरी जगह और बढ़ाने को, यानी कि शक्ति के सेंट्रलाइजेशन से हटके भी स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जो संस्थाएं बनाकर जो उनको पावर दिया जाता है उसको शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी शक्ति एक जगह नहीं होकर शक्ति दूसरे जगह भी विद्यमान रहती है। प्रशासनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। तो लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय में जो है विकेंद्रीकरण की बात तो दूर है, बल्कि केंद्रीकरण ही ज़्यादा हुआ। यानी शक्ति जो है एक जगह ही सिमट कर रही। उन्नीस सौ 1 से 1910 के दौरान भारत सचिव विस्काउंट मोडी ने इसे बढ़ते हुए केंद्रीकरण पर चिंता व्यक्त की। जो केंद्रीकरण की जो रफ्तार थी, जो केंद्रीकरण की जो सोच थी, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकरण से सरकार व लोगों के बीच खाई बढ़ गई है। इसे दूर करने के लिए 1907 में 1907 में चार्ल्स होप हाउस की अध्यक्षता में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। आयोग ने आम राय जानने के बाद पाया कि जनता विकेंद्रीकरण चाहती है। जनता सरकारी अधिकारियों के वर्चस्व से भी नाराज है, सरकारी कर्मचारियों के मनमानी रवैये से भी नाराज है। आयोग का विचार था कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं की शुरुआत ग्राम स्तर से होनी चाहिए, न कि जिला स्तर से, जैसा कि प्रचलन में था। उस समय होता था क्या कि जितने भी प्रयास हो रहे थे स्थानीय स्वशासन स्थापित करने के, वह जिला स्तर पर हो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहे थे। गांवों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। पहली बार इस आयोग ने स्वायत्त संस्थाओं की शुरुआत जो है ग्राम स्तर पर करने की वकालत की। उनका विचार था कि पंचायतें ग्रामीण विकास और दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के अलावा न्याय संबंधी कार्य भी करें। जस्टिस से संबंधित भी इन पंचायतों को अधिकार दिया जाए, जिससे कि लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रखा जा सके, कोर्ट कचहरी के झमेले से बचाया जा सके। फौजदारी और दीवानी मुकदमे सुनने के अलावा गांव की सफाई, तालाब, कुएं और सड़कों का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा आदि पंचायतों के काम में शामिल किए गए। आयोग के सामने इस बात को समझते हुए कि वित्तीय साधनों के अभाव में कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है, आयोग ने पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुधारने और उनके आय के साधन जुटाने हेतु भी कई सुझाव दिए। आयोग यह जानती थी कि इन कार्यों को करने के लिए वित्तीय आवश्यकता पड़ेगी और उन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी आयोग ने कई प्रकार के सुझाव
दिए। इन सुझावों में पहला था भूमि कर का, जिसे जिला बोर्ड द्वारा लगाया जाता है, एक हिस्सा गांव पंचायतों को जाए। जो कर आता है, जमीन का जो कर आता है, भूमि का जो कर आता है, जो जिला बोर्डों द्वारा लिया जाता था, उसमें से एक हिस्सा जो है वह गांव के पंचायतों को दिया जाए। दूसरा है जिला बोर्डों और जिला अध्यक्षों द्वारा स्थानीय सुधार के लिए विशेष अनुदान भी दिया जाए। इसके अलावा जो है जिला बोर्ड के जो जिलाधीश है और जो जिला बोर्ड के जो और व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं द्वारा भी गाँव को विशेष अनुदान दिया जाए। तीसरा, आय के साधन आयोग ने बताया कि जो तालाब है गांव में, और जो बाजार लगाए जाते, जो हाट लगता था, बाजार जो देहाती बाजार कहा जाता था, उसमें से जो आय आता है वह भी पंचायतों को मिले। नंबर 4 में कहा गया कि उन मुकदमों की फीस जो है, उन मुकदमों की फीस मामूली रखी जाए जिसकी पंचायत जो है सुनवाई करे। अगर फीस कम रहेगा तो लोग जो है स्वेच्छा से उसका भुगतान करेंगे। इस प्रकार जो है शाही आयोग की सिफारिशें पंचायत को वास्तव में जन प्रतिनिधित्व की संस्थाएं बनाने और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम थी। उसी दौरान दिसंबर 1909 में लाहौर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार जो है ग्राम स्तर से ऊपर तक जन निर्वाचित स्थानीय निकाय स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाए। ग्राम स्तर से ऊपर जाकर और भी उससे बढ़ के जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए कदम उठाया जाए। 1915 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके पंचायतों से संबंधित कानून तथा नियम बनाने का कार्य प्रांतीय सरकारों को दे दिया। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से राज्य की सरकारों को, प्रांत की सरकारों को पंचायतों से संबंधित कानून और नियम बना। सॉरी, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ी परेशानी हुई। तो प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि बंगाल की चौकीदारियां पंचायतों, मद्रास के स्थानीय विधि संघों, बंबई की स्वच्छ समितियों तथा उत्तर प्रदेश व पंजाब की ग्राम पंचायतों को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए शक्तियां तथा वित्तीय साधन दिए जाएं। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव में पंचायतों को मजबूत करने के लिए विभिन्न सिफारिशें भी की गई थी, लेकिन वे भी कागजों पर ही सीमित रह गई। यह जो दौर था ब्रिटिश राज के विरुद्ध जन आंदोलनों का दौर था। 1915 के बाद का जो दौर था वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन आंदोलनों का दौर था। इसी दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने स्वतंत्रता संग्राम में चिंगारी का काम किया। देश में पैदा हुई इस राजनीतिक जागृति का परिणाम यह हुआ कि अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सरकार के विभिन्न स्तरों में भारतीयों को भागीदारी देने तथा पंचायतों को कारगर व सशक्त बनाने की घोषणा की। तो पंचायत के संबंध में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो इतिहास है वह क्रमिक विकास का परिचायक है, क्रमिक विकास का परिणाम है। गांधी जी की जो ग्राम स्वराज्य है की जो अवधारणा है वास्तव में आदर्श ग्राम पंचायत की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। गांधी जी पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की कमोबेश आत्मनिर्भर इकाइयां बनाना चाहते थे। गांधी जी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। यह सोच जो है बाकी कांग्रेस के नेतृत्व में मौजूद नहीं रही। अतः राष्ट्रीय नेतृत्व ब्रिटिश प्रशासकों पर पंचायती व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए प्रभावशाली ढंग से कभी जोर नहीं डाल पाया। इस प्रकार ब्रिटिश काल में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए न तो राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद थी और न ही प्रशासनिक सहयोग। इस पूरे दौर में अगर कहीं पंचायतें गठित हुई तो उनमें नौकरशाही का बोलबाला रहा। कहीं थोड़ा मोड़ा पंचायतें बनी भी तो उसमें जो है ब्यूरोक्रेट जो है वह हावी रहे। 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पंचायती राज में 1956 में विद्यासागर शर्मा की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था पंचायती राज। उसमें उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में पंचायतों की स्थिति को स्पष्ट किए हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में शासकों ने भी इस बात को माना था कि जब तक पंचायतों की आर्थिक दशा संतोषजनक नहीं होगी तब तक वे कुछ काम नहीं कर सकेंगे। यह बात ब्रिटिश काल में भी उतना ही ठीक थी जितना आज ठीक है, लेकिन ब्रिटिश शासक की सिफारिशें कागजों पर ही रही क्योंकि उनमें से बहुत को वास्तविक रूप से अमल में लाया गया। पंचायतों की दशा पहले जैसे ही बनी रही और समुचित धन तथा अधिकारों के अभाव में पंचायतें न मुकदमेबाजी को कम कर सकी, न किसानों के काम का बोझ हल्का कर सकी, न उन्हें स्वशासन की दिशा में शिक्षा दे सकी और न देश के देहातों की हालत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन ही ला सकी। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे इसमें कि आगे फिर इसमें किस प्रकार की वृद्धि ऐतिहासिक वृद्धि हुई। थैंक्स।